हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे नहीं, अभिनय मैथ्स पे वेलकम करता हूँ। कैसे हो दोस्तों, क्या चल रहा है? दिस क्लासेज आर स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। आप जानते हैं सब, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है, इसलिए वक्त भी लग गया। हमें भी तैयार करना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि हम आए मुँह उठा के हमने कुछ भी बोल दिया। हमें भी तैयारी करनी पड़ती है कि हमें जाके बच्चों को क्या ऐसी बातें बतानी है जो उनके दिमाग और दिल दोनों को हिट कर जाए, और उसी में वक्त लग जाता है। कई बार फाइल डालते हैं, कई बार नहीं आती, फिर दोबारा पेन ड्राइव से। तो आप ऐसा मत समझा करिए कि हम आराम कर रहे हैं, जानबूझ के 5-7 मिनट लेट कर रहे हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। आज की क्लास का बहुत ही अजीबोगरीब टाइटल है, और वो भी मैं बता रहा हूँ कि जीए जीएस की तैयारी कैसे करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद 37.5 नंबर आए थे जीएस में जब मैंने लास्ट सीजीएल दिया था 2016 में। 175 नंबर थे प्री में, 50 मैथ्स में थे, 50 रीजनिंग में, इंग्लिश और जीएस में 37.5 नंबर थे। और उसके बाद मेंस में मैथ्स में 197.5 और इंग्लिश में 120.5 नंबर थे। और उसके बाद फिर टीयर 3 दिया, उसमें 52 नंबर आए और मुझे AAU की पोस्ट मिली थी, रैंक 393 थी। ये इसलिए बता पा रहा हूँ ताकि जो बच्चे मुझे नहीं जानते वो इस क्लास का मैथ समझ पाएँ कि मैं कैसे बता रहा हूँ। हम पता है क्या करते हैं जीएस में, अगर मैं सबसे एक बड़ी चीज़ बताऊँ, मिस्टेक बताऊँ, तो वो ये बताता हूँ कि हम पहली बार में तो बहुत केयरफुली पढ़ते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक किताब उठाई और बहुत केयरफुली उन्होंने वो एक पैराग्राफ पढ़ा जीएस का और हाईलाइट करके रख दिया। बट आप सब ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक बार से नहीं पढ़ाई होती, एक बार से नहीं याद हो सकती। हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी याद होती है। तो सब जानते हैं, आप लॉजिक है सीधा सीधा। बट जब हम दोबारा पढ़ते हैं तब हम क्या मिस्टेक करते हैं कि फिर हम ऊपर ऊपर से पढ़ने लगते हैं। हमें लगता है अच्छा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। वो चीज़ दोबारा हमारे दिमाग में डायरेक्टली नहीं जा पाती, ताकि जो दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी है उसको रिकॉल कर पाएँ। वो रिकॉल नहीं हो पाती, बस वो ऊपर ऊपर से ही हम दोबारा पढ़ते चले जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊँ कि मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया, कि भाई इस पैराग्राफ को पढ़ो, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को पढ़ो। तो आपने पढ़ दिया, सीधे सीधे कहा कि संविधान सभा का निर्माण 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार आधिकारिक रूप से एक संविधान सभा की मांग की। इस विचार के प्रतिपादक एमएन रॉय थे। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इस मांग को स्वीकार किया। इंग्लिश वालों के लिए मैं नहीं लेके आया हूँ कोई पैराग्राफ, बट बात वही है समझाने की कि आपने ये पढ़ा और आपने पढ़ के रख दिया। अब ठीक है, जब ये वीडियो ख़त्म होगी तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, जब ये वीडियो ख़त्म होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या मिस्टेक की। जब हम ऐसे पढ़ते हैं और पढ़ के रख देते हैं तो हमारा ध्यान नहीं जा पाता उस चीज़ पे कि हमने इसमें क्या पढ़ा। मुझे एकदम याद नहीं है, मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बावजूद मुझे याद नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके प्रतिपादक कौन थे, ये वाली लाइन पढ़िए। अब आपने ये वाली लाइन पढ़ी कि इसके प्रतिपादक कौन थे, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया वो लोग कौन थे सबसे पहले। तो आप अब इस लाइन पे आपका ध्यान जाएगा कि हाँ, प्रतिपादक एमएन रॉय थे। और अब मैं शायद समझता हूं कि अब ये बात आपको रट गई होगी कि इसके प्रतिपादक एमएन रॉय थे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब तक किसी विशेष लाइन पे फोकस नहीं होता वो लाइन तब तक याद नहीं रहती। इसीलिए आज से आपको जो स्टडी करनी है वो क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करनी है, क्वेश्चन बेस्ड स्टडी। इससे फायदा क्या होगा कि आपने, देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन बुक के एंड में जो चैप्टर के एंड में दे रखे होते हैं उससे कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं स्टडी, और आप खुद भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया कि आपने ये 6 लाइनें पढ़ी। उसके बाद जब आप कॉपी में नोट करेंगे तो ये पूरी 6 लाइनें या 7 लाइनें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि संविधान सभा की निर्माण की जो प्रक्रिया थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने की प्रक्रिया थी, उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो पहला आंसर आएगा 1935 में की गई थी। पहला आंसर, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा, इसके प्रतिपादक कौन थे, तो जवाब आएगा एमएन रॉय थे, अगला क्वेश्चन बन गया। ऐसे मैं इस पूरे पैराग्राफ में से मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन बना सकता हूं। और अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस को कर लेता हूं तो मैं समझता हूं कि मैं नहीं भूलूंगा। आपका जो पढ़ने का तरीका है वो क्या है, बस ऐसे अंडरलाइन किया, ये हो गया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बस ये अंडरलाइन कर दिया, ये पढ़ लिया,
और दोबारा में फिर क्या होगा, जब दोबारा पढ़ने की बारी आएगी, अच्छा अच्छा ये तो मैंने पढ़ लिया, तो मुझे याद है। हल्का हल्का आप ऊपर से पढ़ते चले जाते हैं, तिबारा में भी हल्का हल्का ऊपर से पढ़ते चले जाते हैं, और वो चीज़ परमानेंटली आपके दिमाग में स्टोर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जब एग्जाम में सवाल आता है तो आप ठीक तरीके से रिकॉल नहीं कर पाते, फिर एग्जाम में भी यही अंडरलाइन कर रहे होते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर ऐसे अंडरलाइन करेंगे, उनको लगता है कि ऐसे बार बार अंडरलाइन करने से सवाल का आंसर मिल जाएगा। अब तो खैर कंप्यूटराइज हो गया सिस्टम, बट पहले करते थे लोग कि ऐसे बार बार एक ही क्वेश्चन पे बार बार ऐसे लाइन खींचने से उनको लगता है क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा। नहीं, तो आज से आपके जीएस पढ़ने का तरीका क्या होगा कि आप एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उनके आंसर कुछ देर बाद खुद से देंगे। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर मान लेते हैं कि आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा, आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, मान लेते हैं आपने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा, या आपने भारत के मुख्य जज के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के बारे में आपने पढ़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या सवाल आए हैं। आपने देखा होगा हिंदी मीडियम वालों के लिए तो घटना चक्र की, पॉलिटी की क्वेश्चंस की किताब बहुत अच्छी आती है, क्योंकि जब तक आप ये क्वेश्चन बेस्ड स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस के आंसर नहीं देंगे, तब तक वो चीज़ें परमानेंटली आपके दिमाग में स्टोर नहीं हो सकती। ये हाईलाइट कर लेने से, अंडरलाइन करने से जीएस कभी तैयार नहीं होती। मैं हर टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि किस किताब से पढ़ना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए, दोनों के लिए बताऊंगा। एक बार देख लेता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नहीं आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, वेरी गुड, देख पा रहे हैं, देख ही पा रहे होंगे, मतलब ऐसा क्या ही है जो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, एक बात मैंने ये बताई कि जीएस पढ़ने का जो तरीका हमें लगाना है वो ये लगाना है, और किताब से ही पढ़नी है। देखिए आजकल तमाम तरीके के यूट्यूब चैनल आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन याद करा रहे हैं, वो भी एक तरीका गलत है, उससे भी कभी नहीं बात बन सकती। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो टीचर ले आएगा 1 से 100 तक सवाल, बस आपने देख लिए कर लिए, नहीं, उससे नहीं बात बन सकती जब तक आपका बेस अगर जीएस में नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जीएस महत्वपूर्ण ही क्यों है। आपको पता इस बार कट ऑफ कितनी गई है, 147, बताइए, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया कट ऑफ ने। अब एक बात बताओ, अगर कट ऑफ 147 गई है, मैं ये मान भी लूँ कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, 50 ले आते हैं, आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं 50, और रीजनिंग में भी बहुत अच्छे हैं 50, बस जीएस में 0 लेके आते हैं। बहुत से बच्चे इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं, अरे हमने तो बीटेक किया है, हमें तो मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, बट जीएस में मेरे नहीं आते। कोई ये एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला, क्योंकि 150 नंबर पे कुछ नहीं होगा। जहां 147 कट ऑफ जा रही है, वहां 150 नंबर पे क्या होगा। हमारे टाइम पे तो कट ऑफ 84 जाती थी, 96 जाती थी, मैक्सिमम 120 115 जाती थी, तो बात अलग थी। बट अब जब इतनी कट ऑफ जा रही है, तो अब आप बिना जीएस के सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपको जीएस पढ़ना कंपलसरी हो गया है। पहले जीएस छोड़ दी जाती थी, हमने बहुत ज़्यादा जीएस नहीं पढ़ी, छोड़ देते थे, बट अब छोड़ के बात नहीं बनेगी। अब तो छोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, आपको जीएस में 35 प्लस नंबर चाहिए कम से कम, क्योंकि ये तो मैंने आपको बस खुश करने के लिए लिख दिया। आपको क्या लगता है कि 50 में 50 ले आओगे? नहीं, इसमें भी कई बार 45 रह जाते हैं, इसमें भी 45 रह जाते हैं, इसमें इंग्लिश में तो और 40 आते हैं। तो इसका मतलब है कि अब जीएस में भी 35 प्लस मार्क्स चाहिए, तो बिना जीएस के सिलेक्शन या अच्छी रैंक पाना बहुत मुश्किल है। जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, और आप ऐसे समझ लो कि अकेले इन 3 सब्जेक्ट्स के बराबर पड़ेगी जीएस। सोचो पूरा पेपर कितने का है, आपको भी मालूम है। इन 50 नंबर के लिए जो एफर्ट लगेगी, या इन 35-40 नंबर के लिए जो एफर्ट लगेगी, वो उतनी लगेगी जितनी है। बट हम अपनी एफर्ट को कैसे बांट लेते हैं, हमें लगता है यार जीएस तो बस 50 नंबर की है और टोटल मार्क्स 600 है, यानी कि 1/12वां हिस्सा है। सोचो 1/12वां हिस्सा जीएस का है, तो हम एफर्ट भी जीएस में क्या करते हैं, 1/12 ही लगाते हैं, जबकि ये गलत है। मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों सब्जेक्टों के बराबर अकेली एफर्ट जीएस में चाहिए, और कैसे कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैं खुद बताऊंगा आपको। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं खुद बताऊंगा। पहले तो मैं सिलेबस थोड़ा सा बता दूं, जो बच्चे अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो कि क्या क्या चीज़ें आती हैं वो एक बार जानना जरूरी है। जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, फिर हम यहीं से सब्जेक्ट उठाते चलेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है। मैंने लिखा है साफ साफ कि नो द कॉन्सेप्ट, नो द कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस क्या है, जैसे सबसे पहले एक स्टैटिक जीके, ठीक है, जिसके अंदर हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आ गया।
ये सब जितने भी भारत आजकल आप देख रहे हो, नेपाल से भी सवाल पूछ लिया जाता है, पाकिस्तान से भी आजकल नहीं, हमारे टाइम पे भी पूछा जाता था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। हम तो नवाज शरीफ लगा के आ गए थे, गलत हुआ था हमारा, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त। तो साइंस, करंट अफेयर, मेन बात है करंट अफेयर। लेकिन करंट अफेयर पढ़ने का पता तरीका हमने क्या खोज रखा है, जो बच्चे हैं वो कहते हैं लास्ट के 6 दिन में सारा करंट अफेयर पढ़ लूँगा। ये एकदम घटिया तरीका है। लास्ट के 6 दिन में करंट अफेयर अगर आपने सारा पढ़ भी लिया, पहली बात तो और सब्जेक्ट्स का भी प्रेशर होता है, उसके बावजूद भी आप सही सवाल नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको करना क्या है कि करंट अफेयर अभी से तैयार करके चलना है। और अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चैनल आपके लिए ऐसा है जिसका करंट अफेयर आपको समझ आता है, एक्चुअली मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि चैनल और टीचर पढ़ाने वाले ये वही बातें पढ़ाते हैं जो इनको अच्छी लगती हैं। कितने तो टीचर हैं, 1-8% टीचर होंगे जो मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर से उठा लेते हैं। बच्चों को भी इंटरेस्ट आ रहा है, उसने मजे की बात बता दी, आपको भी मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सब। देखिए सब समझ में आने लगे, जहाँ मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ सब समझ में आने लगे, समझ लो दाल में कुछ काला है। इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा है जो काम का है। तो इसलिए एक तो ऐरा गैरा नत्थो गैरा पे भरोसा ना करें कि कोई भी पढ़ा रहा है तो सही होगा। वो तो मोटे मोटे ऊपर से प्रश्न बता देता है, उसको लगता है कि जल्दी भी खत्म करना है। हर टीचर के लिए टाइम लिमिट मिली हुई है, 1 घंटे में करंट अफेयर की क्लास करनी है। अब 1 घंटे के बाद जो भी सवाल बच गए, छूट गए, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उससे मतलब होना चाहिए आपको। तो मैं तो ये कहूँगा कि या तो आप करंट अफेयर खुद पढ़ें कि आपने वीकली मैगजीन ले ली, आप कोई भी वीकली मैगजीन लें, फॉलो करें लगातार, मतलब कंटिन्यूसली पेपर तक कंसिस्टेंटली फॉलो करें कि आपने कोई भी वीकली मैगजीन ले ली। अब उस मैगजीन में आप खुद नोट्स बना रहे हैं करंट अफेयर के, जो भी 1 हफ्ते में सारी घटनाएं घटी, आपको करना क्या है, वही तरीका फॉलो करना है कि आपने पूरा 1 पेज पढ़ा। 1 पेज पढ़ने के बाद कोई बुक लॉन्च हुई है तो उसके ऑथर कौन है, क्योंकि आप देखते हैं कि बुक्स में थोड़ा ज़्यादा लिखा रहता है। अगर 2 लाइनें, और इतना हमें पता है कि मैगजीन कोई एसएससी के लिए तो बन नहीं रही, वो सबके लिए ही बनती है, हर एग्जाम के लिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एसएससी में करंट अफेयर से कैसे सवाल आते हैं। तो हमें देखते ही पता लग जाएगा, अच्छा ऐसे सवाल आते हैं, मुझे लिखना है, तो मैं सवाल वाइज क्या करूँगा, नोट्स बनाऊँगा। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा 2 पन्ने पढ़े, उस 2 पन्ने में कौन कौन से सवाल हैं जो पेपर में आ सकते हैं, उन सवालों को मैंने लिखा, कॉपी पे लिखा। क्योंकि अगर मैंने ये कॉपी पे लिख लिया तो आप समझ लीजिए कि परमानेंटली मेरे दिमाग में छप जाएगा। मैं रिवाइज अगर नहीं भी कर पाया, 1% में रिवाइज नहीं भी कर पाया और पेपर में सवाल आया, तो भी मैं 4 ऑप्शन देख के इतना तो पहचान ही लूँगा, अच्छा ये तो मैंने कभी लिखा है और सही होगा। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, आजकल जो बच्चों को आदत पड़ गई है कि उंगली पकड़ के टीचर चलाए, इसी की वजह से असफलता का रेशियो ज़्यादा बढ़ गया है। आप कितने बच्चों को देखते हैं, आपने कितने टॉपर्स को देखा होगा इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमने तो अभिनय मैथ्स चैनल से, यूट्यूब से ये टॉपिक पढ़े, ये हमने यहाँ से पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हो गया, कोई कोचिंग नहीं ली उन्होंने। कैसे हो जाता है उनका, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली? आपको बिल्कुल पता है क्या आदत पड़ गई, जब तक बाप अगर बेटे को हाथ पकड़ के चलाता रहेगा, आपके मोहल्ले में या गांव में भी ऐसे 2-4 बाप होंगे, तो बेटा कभी खुद के पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। तो जब तक आप एफर्ट खुद मारेंगे, देखिए टीचर का तो ये व्यवसाय है, वो क्या करे, उसको तो पढ़ाना है, बट आप अगर अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तो कोई फायदा उसका नहीं होने वाला। अगर आप यही चीज़ पहले लोगों का सिलेक्शन नहीं होता था? क्या पहले यूट्यूब चैनल नहीं थे तो लोग सेलेक्ट नहीं होते थे? बताओ, क्या पहले टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं आती थी तो लोगों के नंबर नहीं आते थे? 2012 में कौन से यूट्यूब चैनल थे, हमने सिलेक्शन नहीं लिया? खूब होते थे सिलेक्शन, ऐसा थोड़ी है। तो आप जब तक खुद से एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप यूट्यूब पे सिर्फ टाइम वेस्ट ही करते हैं कि आपने करंट अफेयर 1 घंटे इसका देख लिया, 1 घंटे भी वो पूरा नहीं देखा, 2 मिनट इसके देख लिए, फिर नीचे सपना चौधरी का डांस आ गया, वो डांस आप देखने लगे, उसके बाद भूल गए कि आप करंट अफेयर में कहाँ थे, याद ही नहीं है उसके बाद आपको। तो भैया अपना शेड्यूल बना लो। शेड्यूल बनाने वाला वीडियो मैंने अभी पिछले 1-2 दिन पहले बनाया था, बताया था कि कैसे शेड्यूल बनाना है। आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जीएस को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आप वीकली मैगजीन से करंट अफेयर के नोट्स खुद बनाओ। आपको जो भी सवाल लगते हैं कि ये आ सकते हैं पेपर में, तो वो सब सवाल खुद करो। और अलग से भी इसका एक अलग कॉलम बना लो बुक्स एंड ऑथर का। जब भी आपको लगे कि यार इस बुक और ऑथर के बारे में पूछा जा सकता है, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में ये बुक्स आई हैं, कभी धोनी से रिलेटेड बुक आ रही है, कोई सचिन से रिलेटेड बुक आ रही है, तो वो किसने लिखी है, उन सब के ऑथर, ये सब जीएस में मेन इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो आती हैं, जो भारत सरकार स्कीम लेके आती है नई नई, ये 20,000 करोड़ में कौन कौन सी आई हैं, इस पर मुझे थोड़ी हंसी भी आती है। ये सब चीज़ों पे भी सवाल पूछे जाते हैं, तो ये भी करंट अफेयर का पार्ट है, सब आपको मैगजीन में मिल जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें आपकी मैगजीन में कवर हो जाएंगी, ठीक है।
कौन कौन लोग हैं जो न्यूज में रहे, पॉजिटिव लोग। ऐसा नहीं कि कहीं आप विकास दुबे के बारे में पढ़ने लगो, आलतू फालतू न्यूज नहीं पढ़नी। इसीलिए मना किया जाता है कि दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, ये सब न्यूज़पेपर विद्यार्थी को नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनमें तो काम की कोई खबर नहीं आती। ये सब थोड़ी पूछा जाएगा कि पति संग प्रेमी फरार, प्रेमी संग प्रेमिका फरार, ये सब सवाल नहीं आते। ठीक है, थोड़ी हंसी मजाक की बात हो गई। बट मैंने अभी तक मैंने एक बात बताई, सिर्फ करंट अफेयर, कि करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका तो सबको सेम है। क्या करना है, वीकली मैगजीन से खुद नोट्स बनाने। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई टीचर क्या करा रहा है, क्वेश्चन आंसर्स करा रहा है, तब आप देख सकते हो उसका वीडियो और देख सकते हो कि यार उसने क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है। और वो तो आप जब मॉक दोगे तो आपको पता चल ही जाएगा मॉक में कि जो करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं वो मेरे सही हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। टीचर का काम देखिए यही है कि वो आपको मार्गदर्शन दे सके। बाकी पढ़ाई का काम आपका है, नोट्स बनाने का काम आपका है। ये नहीं कि खाली लेट के हवा में वीडियो देख रहे हैं, हवा में सब उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सिलेक्शन आपका आपकी मेहनत के दम पे होगा, टीचर की मेहनत के दम पे नहीं। टीचर का रोल सिर्फ 20% है, 25% है, बाकी 75% आपका है। सही चल रहा है सर? देख पा रहे हैं बच्चे, जुड़ पा रहे हैं? ठीक है। अब बात क्या आती है, अब आती है स्टैटिक जनरल नॉलेज दैट इंक्लूड, अब हिस्ट्री और ये सब चीज़ें। जैसे अब आप छोड़ क्या सकते हैं, जैसे मैं इन सब चीज़ों पे बताऊंगा। पहले तो मैंने वीकली मैगजीन बता दी, पब्लिकेशन भी बता देता हूँ। विद्या पब्लिकेशन की भी अच्छी मैगजीन आती हैं, और भी कोई आपको लगे मुझे नहीं पता। और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बेस्ड अगर आपको मैगजीन चाहिए तो सैप पब्लिकेशन की आती है, सैप SAP, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। पहले पढ़ना है, लेकिन पहले पढ़ के खुद नोट्स बनाने हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर से रिवाइज करना है या क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए मेरा जो मानना है, वैसे तो बहुत सारी किताबें आती होंगी, मुझे नहीं पता, बट मेरा ये मानना है कि अभी आपके पास 7-8 महीने हैं SSC प्री में, 7-8 महीने, और तैयारी कभी पढ़ी हुई बेकार नहीं जाती। और आजकल आपको भी मालूम है कि बहुत डीप सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, वैसे तो आप कहेंगे ये तो UPSC की किताब बता दी आपने, फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप M लक्ष्मीकांत बुक लें। अब मैं बताऊँगा, देखिए आपको तो अपने काम का पढ़ना है ना, आपको पूरा नहीं पढ़ना। आप ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी, आपको अपने काम का पढ़ना है। आपको टारगेट बनाना है कि मुझे आज 3 घंटे के लिए मुझे GS अगर पढ़नी है, तो मैंने ये बुक उठाई, इसका पहला टॉपिक उठाया, कॉपी में हेडिंग लगाई, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हेडिंग लगाई। पहले मैंने एक पेज पढ़ा, और उस एक पेज में मुझे जितने भी सवाल लगे काम के कि ये सवाल SSC में पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने अपनी कॉपी में नंबर वाइज, पॉइंट वाइज नोट कर दिया। मैं पहले पॉलिटी पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। हमने क्या किया, उसको पॉइंट वाइज नोट कर दिया कि ये ही चीज़ें हैं जो पहले पेज पे काम की हैं। सारी चीज़ें काम की नहीं होंगी, आपको भी देख के पता लग जाएगा। ठीक है, कुछ तो ऐसे ही कहानी होती है, रूपरेखा बनाई गई होती है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए। तो आपने ये बना लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक किताब, हिंदी माध्यम वालों के लिए तो मुझे पता है कि घटना चक्र आती है, कि आपने घटना चक्र ले ली पॉलिटी की, सिर्फ पॉलिटी की। मैं ये एक तो कंबाइंड घटना चक्र की किताब आती है, वो नहीं लेनी। अब बाकी इंग्लिश वाले तो भैया किरण से ही काम चलाएंगे, उनके लिए तो किरण ही आती है। बट किरण में क्या होगा, आपको PCS के सवाल नहीं मिलेंगे, जबकि सवाल तो PCS में भी 1 लाइनर आते हैं। वो जो PCS के 1 लाइनर सवाल हैं वही SSC में भी पूछे जा सकते हैं। तो घटना चक्र पॉलिटी की आपने ले ली, जिसके अंदर सारे PCS वगैरह के भी सवाल होंगे। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा पहला, और उस एक टॉपिक को ख़त्म करने के बाद आपको ये क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्वेश्चन बेस्ड स्टडी। ये क्या करेंगे, आपके दिमाग में इन सब चीज़ों को एकदम छाप देंगे गाड़ी स्याही में। जैसे हम किसी के दिल पे अपना नाम लिख देते हैं और कोई दूसरा उसे मिटा नहीं पाता, सारी जिंदगी वो लौ जलती रहती है अपने नाम की। कुछ भी हो जाए, तुम में वो बात नहीं है जो उसमें थी। मन में सोचते हैं, ऐसा कह नहीं सकते सामने पे। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे दिमाग में छाप लेना है जैसे दिल पे नाम छप जाता है। और तरीका क्या है कि मैंने बुक उठाई, बुक का एक टॉपिक पढ़ा, उससे काम के मेन पॉइंट मैंने लिख दिए अपनी डायरी में, अपनी कॉपी बनाई एक GS की, और उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन किए, और 3 घंटे में ये क्लियर कर दिया कि मेरा ये टॉपिक एकदम कंठस्थ हो गया। अब बस मैं रिवाइज करूंगा अपनी डायरी को जब जरूरत होगी तब, और रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ गारंटी से, आपके पास अभी 7-8 महीने हैं, इससे बेहतर तैयारी नहीं कर सकते आप। पूरा टारगेट बना लीजिए, मुझे 200 प्लस नंबर लेके आने। पहले तो 200 से ऊपर नंबर भी नहीं आते थे, अब तो 207 भी आ रहे हैं, 203 भी आ रहे हैं। कमाल का SSC है। मतलब ये SSC एक लता ऐसा एग्जाम है जहाँ नंबर मैक्सिमम मार्क्स से ऊपर निकल गए, मैक्सिमम मार्क्स से ऊपर 207, 203।
यकीन नहीं होता किसी को। बताओ, कोई अपने नाना को बताए 207 नंबर आए, पागल बना रहे, 200 का तो पेपर ही था। अरे 7 नंबर राइटिंग के दे दिए होंगे भाई। ठीक है, तो आपको टारगेट बनाना है कि मुझे 200 प्लस नंबर लेके आने हैं। 7-8 महीने मेरे पास हैं, पढ़ने का तरीका मास्टर बता रहा है, ये लगाना है। तो पॉलिटी की बात खत्म हो गई। कैसे? एम लक्ष्मीकांत मैंने एक किताब बताई, फिर मैंने कहा नोट्स बना के और आपको पॉलिटी के सवाल करने घटना चक्र की किताब से। और जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए किरनिया है, और भी कोई किताब होगी मुझे पता नहीं जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो आप देख लेंगे खुद ही। MCQ की बहुत सारी बुक आती होंगी, TMH वगैरह की, बट बुक लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात किसकी आती है? अब हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में भी बहुत सारी किताबें हैं। देखिए, जैसे अब आप हिस्ट्री में क्या कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत पार्ट छोड़ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मुझे तो नहीं पता अभी कि यार अब एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल नहीं आ रहे या बहुत कम आ रहे हैं, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ सकते हैं। हमें पता है कि यार मॉडर्न इंडिया से बहुत सवाल आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सवाल आते हैं। स्पेक्ट्रम की सबसे बेस्ट किताब आती है, स्पेक्ट्रम, छोटी सी पतली सी किताब है। तो मैं अगर स्पेक्ट्रम से नोट्स बना लेता हूँ और उसके बाद सेम प्रोसेस है वही घटना चक्र वाला, और इसके मैं सवाल करना शुरू करता हूँ ये नोट्स बनाने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं। देखिए, तैयारी करो तो पूरी करो। मैंने पढ़ी भी मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद सवाल भी आया मेरा, फिर भी गलत हो गया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कॉपी किताब रोने पर मजबूर हो जाए, कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर शब्द में वो दर्द पैदा कर दो कि गजल बनने पर मजबूर हो जाए। समझ रहे हैं? मतलब इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि फिर कुछ बचे ना। अगर मैं ये स्पेक्ट्रम पढ़ रहा हूँ तो कुछ बचे ना। कई बच्चे तो लूसेंट रटने लगते हैं, बट लूसेंट में कौन सी कंप्लीट सारी बातें कि सारे सवाल फंस जाते हैं। और जो लूसेंट है वो पढ़ने का तरीका ही नहीं है, उस तरीके से कोई याद कर ही नहीं सकता। आप सब क्या मेमोरी किंग हैं क्या? ब्रिटेन से आए हैं क्या सीधे? नहीं, कोई नहीं पढ़ सकता उस तरीके से। पढ़ने का सही तरीका यही है कि मैंने एक किताब से कहानी टाइप पढ़ा, उसमें जितने भी मेन पॉइंट थे मैंने उनके नोट्स बना दिए। जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो मैं नोट्स बनाने का तरीका ये हो सकता है कि आर्टिकल नंबर 20 में क्या क्या है, मेन पॉइंट पहला, ठीक है, ये किस भाग का है, ये मैं लिख सकता हूं। उसके बाद इसके क्या क्या मेन पॉइंट हैं जिस पे सवाल बन सकता है। ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कंप्लीट नोट्स। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, पूरी किताब ही उतार देते हैं, कह रहे हैं एम लक्ष्मीकांत 320 के आते हैं, मैं 280 की बेचूंगा, इसको कौन लेगा। ये सब खेल पात नहीं करना, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं ताकि नोट्स इतने क्लियर रहें कि उनको पढ़ाने में मजा भी आए। ठीक है, और लोगों को सुनाइए। जैसे आपके घर में अगर आपका भाई बहन भी तैयारी कर रहा है तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपने कुछ पढ़ा तो लोगों को सुनाइए। या कोई नहीं भी कर रहा फिर भी किसी चाची को पकड़ ले, चाची मेरे से ये सुन लो। आप करना पड़ेगा भैया, आप डूबना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो वो एग्जाम हो गए। सोचो 12th में तो भी बच्चा 33% पे पास हो जाता था भैया, यहाँ तो 75% चाहिए प्री क्वालिफाई करने के लिए भी, और वो भी उससे कुछ होने वाला नहीं है। 75% तो क्वालिफाई यानी पास करने के लिए चाहिए। सोचो 33% पे तो आदमी BA ग्रेजुएट सब कराया और अब सीधे 75, डबल से भी ज़्यादा, तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, आसान नहीं है कुछ भी करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? ठीक है, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किताब ज़रूर बता रहा हूँ आपको, चाहे वो UPSC की है कोई भी, क्योंकि SSC की किताब से पूरे सवाल फंसने ही नहीं है, बट आपको अपने काम का पढ़ना है। आपको UPSC में तो सवाल आपने देखे हैं क्या, कोई एक लाइन का सवाल आता है, वहाँ तो 6-6, 7-7 लाइन के सवाल आते हैं। आपको वैसे सवालों की तैयारी नहीं करनी, आपको सिर्फ क्या करना है, उन सवालों की तैयारी करनी है जो आपके पेपर में आते हैं। इसीलिए मैंने जब प्रैक्टिस की बात आई तो मैंने कहीं कहा कि आपको UPSC की किताब से प्रैक्टिस करनी नहीं, मैंने कहा SSC के PCS लेवल के सवाल तक आपको करने। और मैंने ये भी कहा कि GS पढ़ने में एफर्ट इतना लगेगा जितना रीजनिंग GS इंग्लिश में पूरा लगता है। मेहनत उतनी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना GS के आप सिलेक्शन क्या अच्छी रैंक नहीं ला सकते, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ये ढिंडोरा जो पीटते थे, अरे यार GS में माइनस में आ गए क्या करूं, उनको लगता है लोग तारीफ करेंगे, अरे इसको GS नहीं आती। कोई तारीफ नहीं करेगा, पीछे लोग गाली देते हैं इसका सिलेक्शन नहीं होना। लोग पहले अपनी तारीफ समझते थे, अरे GS में माइनस में, बाकी सब तो पूरे में पूरे लाए, पूरे में पूरे लेके आ भी गए, और GS में अगर -4 आ गए 146 तो भी सिलेक्शन नहीं होना। कैसे होगा सिलेक्शन बताओ। तो पढ़नी पड़ेगी GS, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पहले ये जरूर कहता था कि आप एक सेक्शन छोड़ सकते हैं, आप ज्योग्राफी छोड़ सकते हैं, बट अब नहीं। बट अगर आप कोई सेक्शन छोड़ना भी चाह रहे हैं तो एटलीस्ट इसके प्रीवियस ईयर के तो सारे सवाल करें। देखिए ज्योग्राफी के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप इसके लिए कोई चैनल ही फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ज्योग्राफी के बारे में भी नॉलेज नहीं है, इसकी किताबों के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। दो ये इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, बट कितना आता है क्या है इसके सिलेबस के बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं है।
एक दो क्वेश्चन आते हैं, हाँ एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये पूछ लेगा आपसे धातु कहाँ पाई जाती है, धारवाड़ में, ये सब चीज़ें। तो ये सब लिंक करके याद करना। जैसे देखिए मैंने अभी ये सवाल बताया आपको, ये मैंने सन 2012 में पढ़ा था कि धातु धारवाड़ में। तो मैंने इसको कैसे याद किया था, देयरफॉर धातु यानी मेटल कहाँ पे मिलता है, धारवाड़ एरिया। तो मैंने धै से इसको याद किया था। ऐसे लिंक कर करके आपको भी याद करना है कि फपूदी तो कवक, ये सब चीज़ें जो है लिंक कर करके याद करनी है। मेन जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो यही है, करंट अफेयर, पॉलिटी, बायोलॉजी। साइंस में बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब साइंस की बात करते हैं, साइंस पे आ जाते हैं। देखिए कई लोगों को ये लगता है कि यार फिजिक्स छोड़ देता हूँ, बट मैं ये समझता हूँ कि फिजिक्स बहुत आसान है और कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। या केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान से सवाल अब तक एसएससी ने पूछे हैं। मेन जो कठिन है वो बायोलॉजी और उससे सवाल भी ज़्यादा आते हैं, बट फिर भी आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब मैं किताब बता देता हूँ आपको, आप इन दोनों के लिए, सिर्फ इन दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आप एनसीईआरटी का सार ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, एनसीईआरटी का जो सार आता है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई और किताब है इनकी तो आप उस किताब से भी पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी का जो सार है, मतलब 8वीं 9वीं 10वीं का जो भी सार है फिजिक्स का, वो पॉइंट वाइज इसमें दिया हुआ है इस किताब में। तो वहाँ से आप उतना पढ़ के और नोट्स बिना बनाए भी काम चला सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से, क्योंकि या तो दोनों से एक सवाल आना है या दोनों से एक आना है। और इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री हमने 8th 9th 10th में भी पढ़ी होती है कि कई बार तो हमें ज़रूरत भी नहीं होती और हम डायरेक्ट मार्क कर देते हैं, समझ रहे हैं, ज़रूरत नहीं होती। जैसे मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री की, यार हमने तो इतना अच्छे से पढ़ा था। आज भी याद है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डेफिनेशन जब मास्टर सुनता था तो हम बताते थे, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जिन्हें फोटोन भी कहते हैं। इस फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है, जहाँ h प्लांक कॉन्स्टेंट है, h बराबर 6.6 × 10⁻34। ऐसा डेफिनेशन हमने तो हिंदी मीडियम से पढ़ा है, तो हिंदी में हमें पूरी याद है, हाँ ठीक है। तो ये सब चीज़ें मतलब फिजिक्स वगैरह के लिए उतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट एफर्ट लगाने की ज़रूरत है बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के लिए किसी भी टीचर, आपको लगता है कि यूट्यूब पे अगर किसी टीचर ने अच्छा दिया हुआ, जैसे मुझे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, मैंने यूट्यूब पे टाइप किया और देखा, क्योंकि किताब से अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़ लें। जैसे हर टीचर ने, मान लेते हैं कोई भी टीचर है तो सब ने एक एक दो दो चैप्टर तो पूरा पढ़ाया ही होता है। वो हमारी तरह तो कोई है नहीं कि पूरी गणित पढ़ा दी, बट एक एक दो दो चैप्टर पढ़ाया हुआ होता है। तो जिसका भी आपको लग रहा है कि समझ आ रहा है, उससे आप इस बायोलॉजी की भी प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि इससे भी बहुत सवाल आते हैं। कई बार तो 2-2 3-3 4-4 तक सवाल आ जाते हैं। तो बायोलॉजी को भी ऐसे मेन सब्जेक्ट लेके चलना है जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटी को लेके चल रहे हो, ठीक है। तो बिना इसके बात नहीं बनेगी। इसके लिए हमने आपको सजेशन दिया कि आप यूट्यूब से पढ़ लें, यूट्यूब पे अच्छे टीचर हैं इसके। आप त्रिपाठी जी एक पढ़ाते हैं, वो भी अच्छी बायोलॉजी पढ़ाते हैं, आप उन त्रिपाठी जी को भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं बायोलॉजी, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। किसी मैडम से पढ़ लीजिए, जैसे कि मन नहीं लगता किसी मेल टीचर से पढ़ने में, तो आप किसी मैडम को फॉलो कर सकते हैं कि भाई मैडम से मन भी लगा रहेगा और पढ़ाई भी आपकी अच्छी होगी। तो ये हमने साइंस की बात कर ली। साइंस में हमने एक बताया आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कि एनसीईआरटी का जो सार किताब आती है वो पढ़ लीजिए, और बाकी घटना चक्र की किताब से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस तो सबकी करनी है। जो मैं ये घटना चक्र वाली किताब बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस तो सबको करनी है, सब सब्जेक्ट्स के साथ करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब और क्या बच गया, करंट अफेयर हमने बता दिया इनको, ये हमने बता दिया, और क्या क्या रह गया दोस्तों, ठीक है। और नोट्स बता दिए इसके कहाँ से बनाने हैं बायोलॉजी के। अब बात आ जाती है कहाँ पे, अब क्या क्या है मैं, हाँ ये तो मैंने मतलब इस सब चीज़ों पे तो फोकस कर ही दिया मैंने। मतलब वही चीज़ें, देखिए ये मैं सब लिख के लेके आया था, बट ये मैंने अभी सब बक दिया, आपको बता दिया कि डेली नोट्स बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते, अब वो ज़माना चला गया, वो ज़माना लद गया जब आप ये कहते थे कि यार मैं जीएस लास्ट के 2 महीने में पढ़ लूँगा। नहीं, अभी से चारों सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और देखिए एक सब्जेक्ट तो सबका अच्छा होता है, जैसे किसी का गणित अच्छा होगा, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, तो जो आपका अच्छा है उसमें से आधा 1 घंटा निकाल के जो आपका ख़राब है उसको दीजिए। इस तरीके से ही तो बैलेंस करते हैं लाइफ को। और क्या है, आपको नमकीन पसंद है, आपकी पत्नी को मीठा पसंद है, आपके पास 2 गुलाब जामुन है, उसने आपको गुलाब जामुन दे दिया, आपने उसको अपने नूडल्स उठा के दे दिए। यही जीवन है, यही बैलेंसिंग आपको जीवन में लगानी है।
कम ज़्यादा चलता रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि आप आधा आधा रसगुल्ला करेंगे, आधा आधा नूडल्स करेंगे, ये सब थोड़ी ना चलेगा। तो बैलेंस करके चलना है। चारों सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने हैं, डेली। चारों मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। आज तो खैर हम जीएस की बात कर रहे हैं कि कैसे आपको बनाना है, हर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम देना है। मान लेते हैं ऐसा है कि आप पॉलिटी पढ़ रहे थे, आप 2 सब्जेक्ट एक साथ भी उठा सकते हैं। आज आपका पॉलिटी पढ़ने का मन नहीं है तो आपने क्या किया, करंट अफेयर के नोट्स बना लिए, और मज़ा आता है पढ़ने में। अभी मुझे कोई कह दे कि यार तुम्हें पढ़ना है, मज़ा आता है। कौन कहता है कि नहीं आता मज़ा? हमारा अगर तरीका सही नहीं है तब हमें मज़ा नहीं आता, अगर हमारा तरीका सही है तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। पढ़ के तो देखो ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए अपने आप, तब मुझे कहना आप। अभी आप सोच के देखो कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कल पढ़ा आपने जीएस, परसों पढ़ा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? कोई बाबा आएंगे और बोलेंगे बेटा तेरी कुंडली में जीएस राहु बन के बैठा हुआ है, तू जब तक इस राहु को नहीं निकालेगा तब तक तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तब पढ़ना स्टार्ट करोगे। अभी से ही समझ लो कि जीएस मेरे लिए राहु है और मुझे पढ़नी है और निकालना है मुझे पेपर। बात बनेगी नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी मैं आपकी बात भी सुनूंगा, ये मैंने बता दिया आपको कि हर सब्जेक्ट पे एवरीडे फोकस करना है, इस पे हमारी बात हो गई। और यही चीज़ मैं आज आपको बता रहा था कि लर्न फ्रॉम द बुक्स। बुक्स से जितना अच्छा हम सीखते हैं, आपने देखा होगा कि पहले के पैटर्न पे हम दोबारा वापस आ रहे हैं। हमारी जो सभ्यता है वो रिपीट हो रही है। लोग बहुत आगे निकल गए थे, अब फिर वापस पुराने सिद्धांतों पे आ रहे हैं। ऐसे ही पढ़ाई में भी है कि लोग बहुत आगे निकल गए थे, किताबें बिल्कुल भूल गए थे, बस यूट्यूब से पढ़ लिया, रख दिया, बात खत्म हो गई। आपको पता है 99% फेलियर लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, 99%। जो खुद सफल नहीं हो पाए, भले ही चलिए वो ठीक है, वो कहते हैं अपने आप को कि एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी एक्सपर्ट है, कहते हैं ना पहना तो पत्थर में भी पहना, जो आदमी पहना है उसको इतनी समझ होती है कि मुझे कैसे बैलेंस करना है। यानी कि उस इंसान को भी जो एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बना, और कोई क्या मैं मैथ्स में एक्सपर्ट था तो मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया? मैंने भी एग्जाम निकाला लगातार, कई बार सरकारी नौकरी ली, तो मुझे बैलेंस करना आता था, मुझे टाइम मैनेज करना आता था, मुझे एग्जाम के अंदर स्ट्रेस मैनेज करना आता था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना बेहतर बुक से सीख सकते हैं, भले ही मैथ्स की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग के मॉक टेस्ट को भी छोड़ दें तो जीएस और इंग्लिश तो मस्ट है कि आपको बुक से ही लर्न करना है। बुक से ज़्यादा सीख सकते हैं। जो मेहनत आपका टीचर कर रहा है वो आप खुद करिए, अगर आप चाहते हैं कि पेपर में जब सवाल मेरे सामने आए तो मैं रिकॉल कर पाऊँ, अदरवाइज कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों को कहते हुए कि यार मैं तो कुछ भी पढ़ता हूँ याद ही नहीं रहता, मुझे याद ही नहीं आता कुछ भी पढ़ता हूँ। तो भैया याद करने का यही तरीका है कि जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से नहीं रगड़ोगे। आप एक बात बताओ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप कार में किसी के साथ बैठ के गए, किसी रास्ते पे 4 बार भी चले गए, और एक आप अकेले खुद आप कार चला के लेके गए, किस में आपको रास्ता याद हो जाएगा? आपका सीधा जवाब होगा जिसमें मैं खुद कार या स्कूटी चला के लेके गया हूँ, तब रास्ता याद होगा। किसी के साथ बैठ के गया, कोई और लेके गया, तो ये रास्ता पता भी नहीं चलता कि किस रास्ते से गुजरे थे, यही वो रास्ता था। तो इसीलिए यही सेम फंडा यहाँ पे लगेगा कि आप बुक से जो टीचर नोट्स बना रहा है उससे सीखिए कि वो कैसे बना रहा है, वैसे आप बनाना सीखिए, अपनी कॉपी में नोट करिए चीज़ों को, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो जाए और आप पेपर में इससे एक भी सवाल गलत ना करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टडी अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिना करंट अफेयर के कुछ नहीं है। करंट अफेयर का तरीका भी बता दिया कि मैगजीन से पढ़ना है और मैगजीन से नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब्जेक्ट्स के। करंट अफेयर में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं होता, बट आपको खुद क्वेश्चन फ्रेम करना है। यानी कि कैसी स्टडी करनी है? QBS, क्वेश्चन बेस्ड स्टडी करनी है आपको। कि पढ़ने के बाद, जैसे मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि ज्योमेट्री की लाख थ्योरम याद कर लो, जब तक अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ज्योमेट्री स्ट्रांग नहीं हो सकती। ऐसे ही GS है, आप कितने भी पैराग्राफ हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, तब तक उनसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बन सकती। सीधा सीधा सा फंडा है। कोई बच्चा कुछ कह रहा है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ बहुत सारे फर्जी लोग भी जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत सारे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं। संदीप जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो GS पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। मैंने देखा उनका पढ़ाने का तरीका, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया आदमी हैं। और किसी को कुछ पूछना है? या अब जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि कल्चर डांस के लिए कोई बुक बता दो, तो आपको पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जैसे कल्चर डांस आप कह रहे हो कि आपको पढ़ना है, तो आपको सीधे लिखना है कल्चर डांस, गूगल पे जाके लिखना है culturedance.pdf।
तो इसकी जो भी PDF अवेलेबल होगी वो आपको मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक अगर आपको पर्टिकुलर पढ़ना है तो आप सीधे गूगल पे टाइप करें .pdf, यानी उसकी PDF आपके सामने जहां भी होगी खुल के आ जाएगी। गूगल का कुछ फ़ायदा उठाइए, कुछ तो फ़ायदा उठाइए गूगल का। हाँ जी संदीप सर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं एक टीचर की बात नहीं करूँगा, यहाँ बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। संदीप सर पढ़ा रहे हैं और अनअकैडमी पे भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। GS सबका अपना अलग अलग तरीका पढ़ाने का, बट आप सारे टीचर्स को फॉलो मत करिए, किसी एक ही टीचर्स को। आप पता है गुम हो गए। आज जो हालत है, जो बच्चे के सामने परेशानी है सबसे बड़ी, वो वही है कि मैं कहाँ पढूं। करंट अफेयर पढ़ने बैठता हूँ तो 1000 टीचर आ जाते हैं, मैथ्स पढ़ने बैठता हूँ तो 56 टीचर आ जाते हैं, GS पढ़ने बैठता हूँ तो 56 टीचर आ जाते हैं, इंग्लिश पढ़ने बैठता हूँ हर टीचर कहता है मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा रहा, ये पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, वो पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, मैम पढ़ा रही हैं, सर पढ़ा रहे हैं। बच्चा इस सब में खो गया है। अब आपको थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है। बहुत दौड़ लिया, बहुत भाग लिया, अब ठहर के खुद कुछ पढ़ो, खुद कुछ पढ़ो ठहर के। समझो मेरी बात को। सर मैं नया हूँ अभी SSC के लिए। आप नए हो SSC के लिए? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐप हैं, सब मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारी ऐप हैं, बहुत सारे टीचर हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बट आप अपना काम नहीं कर रहे। मेन प्रॉब्लम इज दैट कि यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। आप अपना काम नहीं कर रहे। अब आपको अपना काम करने की जरूरत है। टीचर पे इतनी डिपेंडेंसी ठीक नहीं है कि टीचर ने मुझे ये बोल दिया, मैंने लिख लिया, समझ आ गया, बात खत्म हो गई। और कुछ पूछना है यार? ज्योग्राफी के लिए मुझे बुक का उतना आइडिया नहीं है कि कौन सी बुक आती है। मुझे UPSC के तो पता है, जैसे कि खुल्लर की बुक बहुत अच्छी है, बट आपको उतना नहीं पढ़ना, और ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आप देख लीजिए यूट्यूब पे भी अगर इसके लिए कोई टीचर आपको अच्छा मिल जाता है तो आप टीचर से पढ़िए, ज्योग्राफी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लोग तो ज्योग्राफी, जो टीचर मैप से समझा दे पूरी ज्योग्राफी, उससे पढ़िए, क्योंकि हमने भी जब हल्की बुल्की पढ़ी थी तो मैप से ही समझ के पढ़ा था, ज़्यादा जल्दी याद रहता है, अच्छा तरीका है ज्योग्राफी को लर्न करने का। मॉक की स्ट्रेटेजी और ये सब चीज़ें, मॉक अभी आपका आज कितनी तारीख है? 9। कल 10 तारीख को आपका मॉक है, मॉक जरूर दीजिएगा। कल शाम को 6 बजे, मॉक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परसों शाम को 5 बजे इसका डिस्कशन होगा, 5 से 7। बिना मॉक के तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? और कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछिएगा, मुझसे पूछिएगा। देखिए मैं इसलिए बहुत ज़्यादा टीचर्स का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है उनके बारे में, कि मैंने उनकी कोई क्लास देखी नहीं। क्योंकि हर बच्चा, हर टीचर के अपने 10, 20, 50 फ़ैन हैं, 10, 20, 50 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के अपने 2-3 टीचर हैं, तो वो अपना नाम लेगा ही। बट मैं बिना ऑथेंटिसिटी और बिना क्रेडिबिलिटी के नहीं बता सकता कि मुझे नहीं पता है। अब खुद के हमारे दोस्त जितिन द्विवेदी जी GS पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है, सबका अपना अलग अलग तरीका है पढ़ाने का। वो भी अच्छी GS पढ़ाते हैं, उन्होंने भी UPSC को बहुत टाइम दिया है। आज जितने भी टीचर SSC में GS पढ़ा रहे हैं तो वो सारे टीचर्स हैं जिन्होंने UPSC में 4-4, 5-5 साल दिए हैं, काफ़ी घिसा है GS में। तो वही है कि पैटर्न आपको देखना है SSC का। और कुछ किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं। देखिए आप, कई बच्चे कह रहे हैं UPSC के टीचर्स का नाम ले रहे हैं, टारगेट विद ये वो सब बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। आपको UPSC की तैयारी नहीं करनी, मैं फिर से कह रहा हूँ। आपको पूरे दिन में GS पे 3 ही घंटे लगाने हैं। और अगर आप जितने टीचर्स के बारे में बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बच्चा 12 घंटे यही सब वीडियो देखता रहता होगा। 12 घंटे पता, अगर आपको लगता है, मैं तो ये साफ कह रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि आपको GS में बहुत शौक है, मेरा तो इतना मन है कि मैं 10 घंटे भी GS में ही लगाए रहता हूँ, तो फिर आप SSC को क्रॉस कर दो। क्योंकि SSC 10 घंटे GS पढ़ने का नाम नहीं है। फिर आप UPSC में कूद जाओ। मुझे लगता है फिर आप SSC के लिए नहीं बने, फिर आप डायरेक्ट IAS बनो। अगर आपका इतना ही इंटरेस्ट GS में है तो फिर आप IAS बनो। SSC तो पूरी की पूरी मैथ्स पे डिपेंड है। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तब SSC में कूदना चाहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट तो साइड बाई हैं, उनका वेटेज उतना नहीं है, भले ही उनके लिए मेहनत कितनी भी करनी पड़ रही है। आपको भी पता है GS में मेहनत चाहे 12 घंटे पढ़ लो, चाहे 20 पढ़ लो, 50 से ऊपर नंबर नहीं लाए जा सकते GS में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उतना वक्त भी नहीं देना है GS के लिए कि आप पूरे दिन GS पढ़ रहे हैं, दिन रात GS पढ़ रहे हैं। नहीं, 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम। और वो भी 4 घंटे कब? जब आप 1 घंटा अपना, यार 12 घंटे से ज़्यादा थोड़ी स्टडी कर सकते हैं पूरे दिन में। 24 तो टोटल घंटे होते हैं, खाना पीना भी है, ब्रेक भी देना है, सारी चीज़ें करनी है। तो 3-3 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए बहुत बता दिए मैंने। मान लेते हैं आपको ये है कि रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, रीजनिंग की प्रैक्टिस आपकी 1.5 घंटे में ही हो जाती है, तो आप उसका 1 घंटा निकाल के GS को दे सकते हैं। इंग्लिश आपकी बहुत वीक है, आप देहात से हैं, गाँव से हैं, आप इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, वैसे इंग्लिश का इससे कोई लेना देना नहीं है।
अब भले ही ग्रामर एक अलग चीज़ है, इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है। इंग्लिश बोलना हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं आती हो, बट ग्रामर अलग चीज़ है। ग्रामर से इंग्लिश बोलने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? कितना टाइम हो गया? 10:10। वो क्या हाँ, बाकी मैंने बता दिया इनको कि हम अभी कल मॉक टेस्ट है आपका, शाम को 6 बजे वो मॉक टेस्ट दीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। बाकी मैं ऐसी वीडियो पढ़ाता रहूँगा आपको। डेली 9 बजे मैं पढ़ाता हूँ, डेली 9 से 10 में पढ़ाता हूँ, 9 से 10 डेली, जैसे आज भी आया हूँ। कल भी प्रॉफिट लॉस की क्लास चलेगी, अभी प्रॉफिट लॉस चल रहा है। शाम को 6 बजे मेंसुरेशन 2D चल रहा है, मेंस वाले बच्चों के लिए क्लास चल रही है। सुबह वाली क्लास आर स्पॉन्सर्ड बाई अनअकैडमी प्लस। मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। अभी 2 बैच भी स्टार्ट कर रहा हूँ। 13 तारीख से मेंस विद प्रैक्टिस बैच है मॉक टेस्ट के साथ, और 14 तारीख से एडवांस मैथ्स फॉर प्री वाले बच्चों के लिए। और बाकी 50 घंटे 30 घंटे की ये क्लासेस, 10 घंटे अनअकैडमी लाइव एसएससी पे, 10 घंटे स्पेशल क्लास, ये सब मैं फ्री क्लासेस आप सबको दे रहा हूँ 50 घंटे। और शाम को ये तो एक महीने में 60-60 घंटे की क्लास हो जा रही है, यानी 110-10 घंटे की आपको क्लासेस मिल रही हैं। इनका फ़ायदा उठाइए, पढ़िए, मेहनत करिए, बहाना मत करिए। बहाना करना है तो खुद से पूछिए कि क्या मैं खुद के साथ ईमानदारी से तैयारी कर रहा हूँ या नहीं। जवाब अगर नहीं आ जाता है तो चुपचाप से कुल्फ़ी की दुकान खोल लीजिए, और कुछ नहीं है करने को। कुल्फ़ी की दुकान के लिए भी 5-10 हज़ार रुपये लगेंगे, वो भी जोड़ना आपके लिए मुश्किल होगा। अभी से ही सोच लीजिए कि या तो पढ़ना है या नहीं। अपने आप से सवाल पूछिए, पढ़ना है यस तो फिर लग जाइए आज से 12 घंटे, और पढ़ना नहीं है तो सीधे सीधे आज ही कुल्फ़ी की दुकान, जूता ठीक करने की, ये सब दुकान खोल लीजिए। सीधे सवाल करिए, टाइम मत खराब करिए। जिंदगी का हर क्षण कीमती है। इस टाइम को 8 महीने तैयारी के नाम पे खराब मत करिए कि 8 महीने तैयारी के नाम पे कट जाएंगे। नहीं, समय नहीं काटना। अगर आपका मन नहीं है पढ़ाई में, आपका मन किसी और चीज में लगता है तो करिए अपने मन का। अपने घर वालों को बोल दीजिए मैं नहीं पढ़ूंगा साहब। बहुत बच्चे बोल देते नहीं पढ़ते। आपके पिताजी ने भी तो ये किया, नहीं पढ़ा। अब देख लीजिए क्या हालत है। वही आपको भी करनी है, आपके बच्चों को भी आपसे लड़ना है एक साइकिल के लिए, एक स्कूटर के लिए, तो आप भी मत पढ़िए। और आपको लगता है कि नहीं मुझे इस ट्रेंड को बदलना है और अपने घर के हालात को सुधारना है, तो आज ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज 5 बजे, और आज 5 बजे स्पेशल क्लास भी है। टॉपिक क्या है? हाँ, आज 5 बजे बहुत ही औसम क्लास है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दीजिएगा। डाल दिया है? अभी डाल देते हैं हम। 5 बजे आज स्पेशल क्लास है, जिसमें मैं बताऊंगा कि मिस्टेक मेड्स बाय द स्टूडेंट। आप क्या गलती कर रहे हैं अपनी तैयारी के दौरान, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आपका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। क्या गलतियां रही? अगर आपने वो गलतियां करी हैं तो उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो आज शाम को 5 बजे मुलाकात होगी स्पेशल क्लास में। अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास होती है, जिसमें आप अपना पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हैं, हमसे चैट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, ठीक है। तो शाम को मुलाकात होगी, तब तक विदा लेता हूँ। और शाम को 6 बजे मेंसुरेशन 2D की क्लास कंटिन्यू रहेगी, वो आएगी। तब तक विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।